हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आयुष उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूं जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के द्वारा लिए गए उस फैसले से जिससे देश के युवा आने वाली आगामी परीक्षाओं में जब बैठेंगे तो उनको कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने एक टास्क फोर्स गठन किया है और उसके अध्यक्ष होंगे नंदन नीलेकणी। हम लोग नंदन नीलेकणी कौन है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इन्हीं को क्यों चुना गया इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और इस टास्क फोर्स में जो और 5 मेंबर्स हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और सरकार को इस टास्क फोर्स के द्वारा जो नियम बताए जाएंगे उसको लागू करने में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बैकग्राउंड तो आप लोगों को पता ही है कि नीट पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से सीजेपी नामक एक पार्टी जो छात्र आंदोलन का रूप ली, उन्होंने आंदोलन किया और बीते 4-5 दिन पहले पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी खुद इंस्टाग्राम पे आकर इसकी घोषणा की है कि हम लोग आगामी परीक्षाओं में कुछ बदलाव के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग अध्ययन करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? भारत की परीक्षा प्रणाली का नवनिर्माण करना है, एक अभेद लीक प्रूफ मॉडल प्रस्तुत करना है। एक अभेद लीक प्रूफ मॉडल तभी लागू हो सकता है जब उसमें तकनीक का उपयोग किया जाए, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हो रहे थे, अधिकतर पेपर, बहुत पेपर तो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए हैं सीबीटी में, पर कई पेपर जो होते हैं वो अभी भी पेन और पेपर में चल रहे थे। नीट जैसा पेपर जो डॉक्टर देते हैं, उससे लोग डॉक्टर बनते हैं, वो पेपर भी अभी तक पेपर और पेन से हुआ करता था, जिसमें लीक होने की संभावना प्रबल है। और जो लीक हुआ भी 2024 में लीक हुआ, फिर लीक हुआ 26 में लीक हुआ। जब 24 में लीक हुआ था तो उस समय एक समिति बनाई गई थी, के राधाकृष्णन नाम की समिति, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए थे पर वो उतने कारगर नहीं साबित हुए। तो इस समिति से इस टास्क फोर्स को फिर बनाया गया है और अब की बार पूरा पैटर्न बदलने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसके पहले जितने भी समिति बनाई जा रही थी वो सब प्रशासनिक स्तर पर सुधार के लिए बनाए जा रही थी कि कैसे लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज किया जाए, पेपर को कैसे बनाया जाए, उस पर हो रहा था। लेकिन ये जो टास्क फोर्स बनाई जा रही है पूरे परीक्षा पैटर्न को ही बदलने के लिए बनाई जा रही है और आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं पर ये लागू होगा, ये हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें कौन कौन सी तकनीक, इसमें ब्लॉकचेन का उपयोग होगा, एआई तकनीक का प्रयोग होगा। ठीक है ना, देखिए समस्या क्या है? नीट यूजी पेपर और प्रणाली में सेंधमारी, कोचिंग माफिया और पेपर लीक गैंग का हस्तक्षेप, ये है महत्वपूर्ण समस्या। देखिए, हम लोग पहले जान लेते हैं कि पेपर लीक कहां से होता है और कहां कहां से हो सकता है। जब तक आप समस्याएं नहीं जानेंगे तो इसका समाधान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन, पेपर इस जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है। ठीक है ना, सेंटर तो दिल्ली में है, उसका एनटीए का, उसने पेपर वहां से ट्रांसपोर्ट करवाया, कई देशों कई राज्यों में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां से भी लीक होने की संभावना होती है। ठीक है, और कुछ होते हैं पेपर सेटर, जैसे 26 का जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जो पेपर सेट करते हैं उन्हीं लोगों ने लीक कर दिया, तो वहां से लीक होने की संभावना रहती है। और दूसरा जो कोचिंग माफियाज लोग होते हैं वो लोग अपना सेटअप किए रहते हैं किसी स्कूल से जहां पे पेपर होने वाला जो एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना, तो वहां से सेटअप होता है, तो वहां से लीक होने की संभावना होती है। जहां फोटोकॉपी होती है वहां से लीक होने की संभावना होती है। तो कई स्तर पे लूप होल्स होते हैं जहां से पेपर लीक होते हैं। तो इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए टास्क फोर्स गठन किया गया है और प्रॉपर तकनीक का उपयोग होगा, एआई का उपयोग होगा, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग होगा, सब तकनीक का इसमें उपयोग किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरी समस्या है और उसका समाधान देखिए क्या निकल रहा है, उन्नत इंक्रिप्शन और सुरक्षित प्रश्न पत्र वितरण, मतलब पूरा प्रॉपर तकनीक का उपयोग होगा इसमें। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंदन नीलेकणी समिति में सदस्य कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं कि जो उनको इसमें जगह दी गई है। देखिए, जैसे सबसे पहला नाम है नंदन नीलेकणी जी का। नंदन नीलेकणी कौन है? इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक हैं ये। ठीक है, हम लोग जो अपना UIDAI के थ्रू जो हम लोग आधार कार्ड हम लोग के पास है उसके ये उसके प्रणेता हैं। तो ये UIDAI के प्रथम अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आधार कार्ड जो हम लोग अपना उपयोग करते हैं उसके ये प्रणेता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आप पढ़ते होंगे, व्हाट्सएप पे लिख के आता होगा, एंड टू इंक्रिप्शन के ये जानकार हैं उस तकनीक के। तो ये बहुत बड़े भारत के जाने माने टेक्नोक्रेट है। ठीक है, दूसरे आ गए एस सोमनाथ, पूर्व इसरो चीफ। इसरो चीफ क्यों रखा गया है? क्योंकि जो समिति जो अपना नियम बनाएगी, जो अपना सुझाव देगी, उसमें थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट भी होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर एकदम तकनीक का 100% कोई भी उसमें लूप होल्स ना हो,
जो इसरो के चीफ कर सकते हैं, क्योंकि इसरो हम लोगों का अच्छे से कार्य करता है साइंस के क्षेत्र में और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसलिए एस सोमनाथ को रखा गया है। तीसरा वी कामकोटि को रखा गया है, जो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनका किसमें इनकी महातासील है? साइबर सुरक्षा में। और सोचिए, पेपर लीक होने में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर से ही लीक होता है, 1 सेकंड में पेपर वायरल हो जाता है। तो साइबर सुरक्षा के लिए वी कामकोटि को रखा गया है, ठीक है ना। सब चीजों को पकड़कर जो कहां कहां से लीक हो सकता है, उन जगह के एक्सपर्ट्स को रखा गया है इस कमेटी में, ठीक है। और दूसरा फिर तपन डेगा को रखा गया। तपन डेगा पूर्व आईबी चीफ है। आईबी चीफ क्यों रखा गया? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है ना। सिक्योरिटी के लिए, पेपर की सिक्योरिटी के लिए, अच्छे से पेपर कंडक्ट हो सके, कैसी सिक्योरिटी वहां होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, कहां कहां पे सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, ठीक है ना, खुफिया तंत्र कैसे हम लोग का फैले, तो उसके लिए तपन डेगा को रखा गया है। फिर अमृतलाल मीणा, देखिए सबसे मेन रोल इनका है, क्योंकि इनका काम जो है प्रैक्टिकल है। ये लॉजिस्टिक्स स्पेशलिस्ट है, क्योंकि पेपर जो होता है लीक होता है ना, वो लॉजिस्टिक्स में ज्यादा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, ठीक है ना। कैसे उसका जो है जीपीएस ट्रैकिंग होगी, उसमें इनकी महारत हासिल है, तो उसमें ये अपना एक्सपर्टीज इसमें प्रदर्शित करेंगे इस समिति में। फिर एक है अनीता करवाल, ये पूर्व शिक्षा सचिव रह चुकी हैं शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा प्रशासनिक अनुभव भी है, इस वजह से इनको रखा गया है। तो इसमें देखिए सरकार का कोई मेंबर नहीं है, इस समिति को बड़े ईमानदारी से सदस्यों को रखा गया है, और सब अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं। तो इससे अच्छी समिति हमें नहीं लग रहा कि बन के आती, और इसमें सरकार ने ईमानदारी दिखाई है ये इस कमेटी बनाने में। और देखते हैं इनका क्या सुझाव होता है। आइए हम लोग चर्चा को अपना आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जो डिजिटल तरीके से जो पेपर कराया जाएगा उसके 4 पिलर है। एक है सीबीटी। सीबीटी वो बोले तो सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब जितने भी आपके ये ऑफलाइन पेपर होते हैं, पेपर और पेन से, उसकी जगह आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, ताकि पेपर वितरण करने की समस्याएं ना। क्योंकि हम लोग जब बैठते हैं पेपर देने हैं, बहुत लोग तो जो होता है इन्विजिलेटर दिखाते, देखिए पेपर फटा तो नहीं है, कुछ कहीं जगह फटा होता है। हम लोग सिर्फ अपने कमरे की हम लोग सिक्योरिटी देखते हैं। जैसे कि एक याद आ गया मुझे, बिहार पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, तो बापू सभागार का पेपर लीक हो गया था, उसका पेपर फटा हुआ था, और पटना में ही सेंटर में और लोगों को जगह अच्छा हुआ था। फिर दोबारा पेपर हुआ सिर्फ बापू सभागार वाले लोगों का। तो ये जो मिसमैच होता है ना, वो इससे छूट जाएगा, ये अच्छी चीज है। और बायोमेट्रिक और एआई का प्रयोग। बायोमेट्रिक मतलब कि जैसे हम लोग अपने आरिस का स्कैन करवाते हैं, अपना अंगूठे का निशान देते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि वही बच्चा बैठ पाएगा, वो आपके आधार से लिंक होगा, तो आपका आधार मैच हो जाएगा, तो एग्जाम में वही बच्चा बैठ पाएगा जो फॉर्म भरा है, ठीक है ना, ये होगा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम बस मोटा मोटा अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो ये विकेंद्रीकृत तकनीक है। इसमें किसी एक के पास निर्णय देने की क्षमता नहीं होती है। ये क्या होता है कि हर पेपर को इनक्रिप्ट करके कई लोगों के पास भेज दिया जाता है। जब तक वो लोग परमिशन नहीं देंगे तो वो पेपर इनक्रिप्ट ही रहेगा, उसमें किसी एक बंदे के हाथ में अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर उसको सेट कर लिया गया तो पेपर लीक होने की समस्याएं हैं। तो आप कई लोगों को आप सेट नहीं कर सकते घूस देकर। और पेपर अगर वो इनक्रिप्ट है, उसमें अगर हल्की सी भी छेड़छाड़ की गई तो वो अपने आप को दोबारा इनक्रिप्ट कर लेगा, जो आप कभी नहीं पहचान पाओगे वो क्या है, पेपर क्या है, क्वेश्चन क्या है। समझ रहे हो ना आप? ये पूरा ब्लॉकचेन तकनीक है, मैंने आपको आसान भाषा में बताई है। एक होता है हाई सिक्योरिटी लॉजिस्टिक्स, इसमें जीपीएस का प्रयोग होगा, डिजिटल लॉक्स का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो अगर डिजिटल और अगर अपनी तकनीक का प्रयोग किया जाए तो पेपर एकदम से लीक प्रूफ बन सकता है तकनीक के उपयोग से, ये 4 पिलर के आधार पर, ठीक है। पुरानी पेपर पेन व्यवस्था बनाम सीबीटी मॉडल, वही चीज है। प्रिंटिंग प्रेस से सेंटर तक लंबा लीक, सबसे बड़ा सफर। भाई डिलीवरी जो आपको बता रहा हूं मैं, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है, पेपर लेके जा रहे हो, कहीं भी लीक हो गया, कोई भी रोक लिया, गाड़ी निकाल लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस ट्रांसपोर्ट हो गया, सभी के लिए एक समान सेट होता है, 4 सेट बनते हैं, BCD सेट बनते हैं, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे होता है, अगल बगल बैठे हैं, तो बहुत चीजें उसमें दिक्कतें होती हैं। कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। परीक्षा से केवल 1-2 घंटे पहले आपके कंप्यूटर पे फ्लैश होगा, सीधे हब मॉडल होगा। देखिए सीबीटी मॉडल कैसे होता है, ये आपका हब है जहां पे आपका सेंटर है, यहाँ आपका सर्वर रखा है, ये सारे स्कूल के सेंटर्स हैं, यहाँ कंप्यूटर सबके पास है। जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तब जाके आप सबको एक समान सभी शहर के सभी राज्यों के कंप्यूटर सेंटर पर, परीक्षा सेंटर पर आपके पेपर पहुंचेंगे। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज बचेगा, जो आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन में लीक होने की समस्या, तो ये थोड़े फायदे होते हैं सीबीटी में, ठीक है ना।
और देखिए ब्लॉकचेन और पेपर लीक, ब्लॉकचेन कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। देखिए इसमें विकेंद्रीकृत स्टोरेज होता है, इसमें सीआईडी जनरेशन होता है, सीआईडी कोड होता है, इसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता, वो तकनीक का पार्ट हो जाएगा। सीआईडी एक कोड होता है जिसमें अगर हल्की सी भी छेड़छाड़ की गई ना तो ये अपने आप को बदल देगा, फिर आप नहीं समझ पाओगे इसमें क्या हुआ है, फिर आपको फिर से पूरी प्रक्रिया आपको शुरू करनी पड़ेगी। ये सीआईडी तकनीक में होता है, ठीक है ना। ये ब्लॉकचेन तकनीक आजकल खूब उपयोग हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग हो रहा है। बिटकॉइन जो हम लोग देखते हैं वो ब्लॉकचेन तकनीक पर ही आधारित है, ठीक है ना। ये चीज एआई सक्षम, एआई में क्या है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, भ्रामक सूचनाओं और फर्जी पेपर लीक दावों पर जो है इस पर रोक लगाई जा सकती है एआई के थ्रू। अगर एआई के थ्रू क्या है कि अगर कोई अफवाह फैलाई जा रही है तो एआई उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, ठीक है, जिससे खबरें फैलने से रोकी जा सकती है, ठीक है। लाइव मॉनिटरिंग हो सकती है, 24/7 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। आजकल तो एआई के कैमरे आ गए हैं, दिल्ली प्रोटेस्ट में देखिए ना एआई कैमरे का उपयोग हुआ है लोगों को पकड़ने के लिए। अपने कुंभ मेले में एआई कैमरे का प्रयोग हुआ है। आप चेहरे के एक्सप्रेशन से कैमरा पहचान जा रहा है कि कौन सदिग्ध थे कौन नहीं है, तो उस कैमरे का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग एग्जाम में बैठ के मुन्ना भाई जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हैं जो तकनीक से हम लोग सुधारी जा सकती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि गवर्नमेंट कर नहीं सकती, अगर गवर्नमेंट चाह ले तब। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चढ़कर इसमें अब हिस्सा ले रहे हैं, तो अब ये लग रहा है कि वाकई में अब कुछ सुधार होगा, ठीक है। और कुछ चुनौतियां भी हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक समिति के बारे में बात करेंगे। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। 2024 में एक्चुअली एनटीए से 2 पेपर लीक हुए थे, एक तो नीट का तो हुआ ही हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि उस समय मैंने ये पेपर दिया था 2024 में नेट का, मैं जेआरएफ के लिए दे रहा था पेपर, तो नेट का मेरा हिस्ट्री ये था, मैंने नेट का पेपर दिया। पेपर देके जैसे मैं घर पहुंचा तो कुछ अफवाहें उड़ेंगी, पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तब कॉपी पेन, तब पेन और पेपर से पेन होता था, मतलब कि ऑफलाइन होता था तब नेट का पेपर। तो एक दिन बाद खबर आई कि पेपर को रद्द कर दिया क्योंकि पेपर लीक हुआ था। तो 10 दिन बाद नेट का पेपर लीक हुआ। 10 दिन पहले नीट को लेकर अफवाह उड़ी कि पटना के किसी सेंटर में पेपर लीक हो गया है। तो उसी के आधार पर फिर एनटीए को सुधार करने के लिए समिति बनाई गई थी। कौन सी? के राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी। इसने भी उस समय भी सुझाव दिए थे। तो पहली बार टास्क फोर्स नहीं बनाया जा रहा है, 2024 में भी के राधाकृष्णन समिति बनाई गई थी, लेकिन इनके जो सुधार थे वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं थे। इन्होंने प्रशासनिक स्तर पर इन्होंने अपने सुधार दिए कि सेंटर्स की सुविधा बढ़ाई जाए, एक दिन में पेपर ना कराया जाए, कई दिनों में पेपर कराया जाए। उससे क्या है कि लॉजिस्टिक्स और जो उससे क्या है कि सिक्योरिटी में आसानी होगी, कैमरे का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। इनका सुझाव था मोटा मोटा, ठीक है ना। जैसे क्या था इनका, केंद्र राज्य सरकार के अधीन 1000 टेक सेवी बनाए जाए। टेक सेवी मतलब कि जिनको तकनीक का ज्ञान हो, वो लोग जाके सेंटर पे अपना वो इन्विजिलेटर बने, ये इनका सुझाव था। लेकिन जो नहीं लागू हो पाया अच्छे से, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर इसमें सुझाव की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ऐसे माफिया बैठे हैं ना, ऐसे ऐसे माफिया बैठे हैं पेपर लीक करवाने के लिए कि आप लोग समझ नहीं सकते। तो इस वजह से बड़े स्तर पर इसमें वर्क होना था, ये सब कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन फिर 2026 में फिर पेपर लीक हुआ। अब गवर्नमेंट ने जो है एक टास्क फोर्स बनाया है और एक समिति बनी थी केवी कामत समिति 24 में, वो अपार आईडी के लिए बनी था। अपार आईडी क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चुनौतियां देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के सामने चुनौतियां क्या क्या आने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो संवैधानिक चुनौती है, उसको बोलते हैं हम लोग अनुसूची 7 में समवर्ती सूची। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो आपकी समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची में जो विषय होता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सोचिए, अब जो ये सरकार जो नियम लेकर आएगी, केंद्र सरकार जो तकनीक के आधार पर जो अपना पेपर करवाएगी, वो खाली केंद्र सरकार की परीक्षाओं में करवा सकती है, नीट में करवा सकती है, आईटी जेई में करवा सकती है। यूपीएससी में तो नहीं करवा सकती क्योंकि वो वनडे एग्जाम नहीं होते, उसके 3 लेयर होते हैं। यूपीएससी का पेपर लीक भी नहीं होता, अगर लीक भी हो जाएगा तो उससे कोई सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। और यूपीएससी कहता भी मेरी गारंटी है, कोई करके दिखाए। तो नीट और जेई, आईटी जेई जैसे बड़ी परीक्षाओं में लागू हो पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पेपर लीक की समस्याएं राज्य के स्तर पर है, ये भी आपको पता है। तो सरकार जो कानून बनाएगी, सरकार जो नियम लेके आएगी केंद्र सरकार, वो तो केंद्र की पर लागू होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा, उसमें सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। वो एक चुनौती है कि क्या केंद्र की बातें राज्य मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट और भारत सरकार के नीट के पेपर में आज भी टसल चल रही है। तमिलनाडु बोलता है कि हम अपना अलग डॉक्टर की परीक्षा करवाएंगे, हम नीट के थ्रू अपने राज्य में लागू नहीं करवाएंगे, वो टसल आप लोग जानते होंगे। तो इस स्तर पर भी दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो दिक्कत आ सकती है वो है नॉर्मलाइजेशन का।
क्योंकि तकनीक के स्तर पर अगर सीबीटी बेस्ड अगर पेपर कराया जाएगा तो वो एक दिन पेपर नहीं कराया जा सकता, क्योंकि अपने भारत देश में उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हर ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज इलाकों में, रिमोट एरिया में आज भी कंप्यूटर की पहुंच नहीं है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है, उतना तकनीक जानने वाले लोग नहीं हैं, डिजिटल ज्ञान नहीं है लोगों के पास, लिटरेसी। तो तब उसमें क्या होगा कि आप एक दिन में पेपर नहीं करा पाओगे, तो आपको कई दिनों में पेपर करना पड़ेगा, और जब आप कई दिनों में कराओगे तो फिर नॉर्मलाइजेशन वाला नियम लाना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन का दर्द क्या होता है वो आप छात्र जान रहे होंगे। आप जो पेपर देकर आए आज, आपके 100 में से 90% आपके एकदम नंबर अच्छे बन रहे हैं। सेकंड मीटिंग कोई और देके आया, उसके 80% उसके नंबर आ रहे हैं, लेकिन बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन में कौन सा टफ है कौन सा सरल है अंदाजा लगता नहीं है। पता लगा आपका 90 है, फाइनल रिजल्ट में आपका 60% हो गया, जिसका 80 है वो आपसे ज्यादा हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन की समस्या निकल के आएगी, समवर्ती सूची की निकल के आएगी। चलिए ठीक है, समवर्ती सूची को भी आप राज्य को बना लिए, नॉर्मलाइजेशन भी आप साइंटिफिक कर दिए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आने वाली है वो है वित्तीय बोझ की। इतना बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करोगे तकनीक बेस पे, आपको एक से एक आपको एक्सपर्ट चाहिए, जिनको जो बिना पैसे के तो आएंगे नहीं भारत में। आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करोगे, आप बिल्डिंग खड़ा करोगे, कंप्यूटर ले आओगे, इंटरनेट कनेक्शन ले आओगे। इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन, 22-23 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, एक एक बच्चे की आप मॉनिटरिंग करोगे तो बहुत ज्यादा इसमें वित्तीय बोझ आएगा। ये समस्या है। चलिए ठीक है, वित्तीय बोझ भी आपसे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिकल विल की, राजनीतिक इच्छा की। क्योंकि भारत देश में सरकार तभी कान खड़े उसके होते हैं जब तक उसकी वोट बैंक को हिलाया ना जाए। छात्रों ने इनके वोट बैंक को हिला दिया, जनजीज ने, इनको लग गया कि आने वाले समय में यही लोग हमारे वोटर्स बन सकते हैं। तभी आज गवर्नमेंट इंस्टाग्राम पे आके वार्तालाप कर रही है, जो अच्छी चीज है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि नहीं, हमसे ही गवर्नमेंट है, जनता से गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से जनता रेगुलेट नहीं होती, जनता से गवर्नमेंट को रेगुलेट होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिकल विल की। अगर पॉलिटिकल विल है तो सारी समस्याओं का निदान पाया जा सकता है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग को जानना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपार के बारे में। अपार आईडी वाली मैंने मैटर क्यों जोड़ा है इसमें, अभी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं, हम आपको लिख के दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे आके इस पे अपना निर्णय ले रहे हैं। और जो, क्योंकि अब जो नीट का पेपर होने वाला है, आईटी जेईई पेपर होने वाला है, उसी में ये सब लागू हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीना बचा है फॉर्म भरने का, और एग्जाम होने ज्यादा से ज्यादा 8-9 महीना भी दूसरा नीट का पेपर जो 27 में होगा। तो ऑनलाइन सीबीटी बेस पे होने वाला है, तकनीक का प्रयोग होगा। उसके पहले हम आपको बता दे रहे हैं, उसमें ये अपार आईडी का उपयोग बहुत होगा। अपार आईडी क्या है, 2024 में केवी कामत समिति बनी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक स्टूडेंट को आईडी प्रोवाइड करने की बात हुई थी, उसको बनाने के लिए, अपार आईडी बनाने के लिए जो है कामत समिति बनी थी। अपार आईडी क्या है, अपार आईडी के बारे में अगर हम लोग बोले तो ये 12 अंक की विशिष्ट पहचान है। 12 अंक का ये प्रीलिम्स में आ सकता है। 12 अंक की विशिष्ट पहचान है ये, जो समस्त स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। उस आईडी के तहत उनका पूरा एकेडमिक उपलब्धियां जो हैं उनको वो रजिस्टर्ड होगी डिजी लॉकर पर, वो एक स्टोर होगा। आपको पेपर वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे करप्शन भी हट सकता है। बहुत लोग फर्जी डिग्री लगा सकते हैं। आपके पास एक आईडी होगी, आप किसी भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आपसे आईडी मांगी जाएगी, अपार आईडी। आप अपनी अपार आईडी देखेंगे, देंगे, वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा एकेडमिक, हाई स्कूल में आपका कितना परसेंटेज था, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, इंटर में क्या है, आपका बीए एमए, आपका जो भी ग्रेजुएशन है, पीजी, जो भी आप पीएचडी की हो, सब आपका इसी अपार आईडी के थ्रू खुल के आ जाएगा। आपको हर जगह डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। आपकी डिग्री सब इसमें सॉफ्ट कॉपी में पड़ी रहेगी। मैं अब भी बता रहा हूं, जितने भी छात्र आने वाले पेपर में नीट और जीआईटी जेईई के पेपर देने वाले हैं, अभी तो सरकार ने अपार आईडी बनाना ना बनाना वो आपके ऊपर छोड़ा है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब इसको कंपलसरी किया जा सकता है, क्योंकि अब फॉर्म जब आप भरोगे आपसे सीधे अपार आईडी मांगी जाएगी। अब आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट फेक भी हो रहे हैं आजकल। करप्शन को हटाने के लिए बड़े स्तर पर इस पे अगर करप्शन को रोकना है तो अब अपार आईडी का उपयोग होगा। सीधे आपसे अपार आईडी मांगी जाएगी, जो उसी अपार आईडी से आपका पूरा एकेडमिक देख लिया जाएगा और आपको
पेपर के लिए आपको एलिजिबल माना जाएगा। समझ रहे हैं? इस स्तर पर जाकर बदलाव होने वाले हैं। तो जिसका नहीं बना है छात्र, जो हमारे छोटे भाई बहन है नीट के पेपर देने जा रहे हैं, IIT JEE के पेपर देने जा रहे हैं, वो अपार ID अपनी दुरुस्त कर ले, बना ले, क्योंकि परमानेंट तो कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन इसको बना लीजिए और अपने पेपर वर्क अपने अच्छे कर लीजिए। आधार का जो अपना ऑथेंटिफिकेशन होता है, उसका जो अपडेशन होता है, उसको आप कर लीजिए। अपने आरिस को स्कैन करवा लीजिए, फिर से आधार कार्ड अपना अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अब आधार कार्ड कंपलसरी होने वाला है, क्योंकि सब कुछ अब आधार से लिंक होने वाला है पेपर में। तो अपनी कमर पहले से कसे रहिए और बच्चियां आराम से, आगे कोई दिक्कत नहीं, अभी से अपना सब कुछ अपना क्लियर किए रहिए, ठीक है। और अगर पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करिएगा, ये जो है बहुत जरूरी आने वाले समय में, क्योंकि बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं, इसको हल्के मत लीजिए। वही ये तनावपूर्ण वातावरण होगा भाई, अगर पेपर अच्छा होगा बच्चों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि क्या है ना, नीट के बच्चों, मैंने खुद देखा है, मेरे घर में लोग करते हैं नीट के पेपर, जो लोग किए थे, जो पेपर देकर आए थे, 1 साल का बढ़िया आराम से उनका बोझ था, 1 साल का पूरा उनका प्रेशर, पेपर देकर आए, रिलीज हो गया, पेपर अच्छा हो गया, फिर आपने 1 महीने बाद फिर से आपको पेपर देना है। तो जो आपने 1 साल तक जो आपने तनाव झेला था उस पेपर के लिए, अब वही तनाव आपको अब 1 महीने में झेलना पड़ेगा। आप लोग नहीं समझ रहे वो मेंटल स्ट्रेस क्या होती है। कितने लड़के आत्महत्या कर लिए हैं, कितने बच्चे, नीट के बच्चे इंटर पास होके आते हैं, उन लोगों के ऊपर उतना उनको नॉलेज नहीं होती है, उनको नहीं पता कि सरकार करप्शन क्या होता है, ठीक है, प्रशासनिक कार्य होते कैसे हैं। वो लोग सोचते हैं कि बढ़िया आएंगे, पेपर देंगे, मेरा हो जाएगा, पर उनको नहीं पता है कितना बड़ा उसमें घपला होता है। तो बिना उसको फुल प्रूफ पेपर होना चाहिए, जो अच्छी कदम है, इसको सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये मैं कह रहा हूँ आपको। आगे की राह वही है जो मैंने आपको बताया, ज्यादा उसमें बस तकनीक का प्रयोग होना है, और पॉलिटिकल विल अगर होगा सब हो जाएगा। एक सुरक्षित परीक्षा प्रणाली केवल तकनीक का विषय नहीं है, यह करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके भरोसे और 2047 के विकसित भारत की नींव है। ये इसका निष्कर्ष है, ठीक है ना। इसमें आप लोग नंदन नीलेकणी समिति याद कीजिएगा, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं वो याद करिएगा, उनके क्या क्या कार्य हैं वो आपको ध्यान रखना है। और के राधा कृष्णन समिति बनी थी 24 में, यही NTA के लिए, वो आपको याद रखना है। चुनौतियां क्या क्या हैं, 4-5 चुनौतियां मैंने गिनाई है, वो मेंस में आ सकता है, वो ध्यान में रखना है। और KV कामत समिति याद रखनी है, NEP याद रखनी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जो निकल के आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार रखिए वीडियोस में। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, शाइनिंग ऑफ।